नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गिरिराज सिंह का जेएनयू विवाद पर सख्त बयान, वामपंथी छात्र संगठनों पर लगाए आरोप। नेपाल में भारतीय दंपति की होटल में पत्नी की मौत, पति ने मांगे 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा। जेएनयू में आधी रात को भड़की हिंसक झड़प, एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन आमने सामने। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी घमासान, भाई वीरेंद्र ने सरकारी तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के स्कूलों में बम धमकी, आर्मी, पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स बाल भारती पर ईमेल से खतरा बताया। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथी समूह और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच कथित झड़प पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। उनका कहना है कि वहां सक्रिय वामपंथी संगठन देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो छात्र वामपंथी विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बताकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जाती है। जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता। चाइना में होता, और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया है, जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू, जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। लेफ्ट का प्रयोगशाला बन गया है जेएनयू, और छात्रों को चिन्हित करके ऐसा कड़ा कानून इन पर लाया जाए जो फिर ये लोग खालिद अंसारी की तरह ही सारे का अगर हो तो वही दिखेगा, ये देश के प्रति नहीं समर्पित। नेपाल में घूमने गए एक भारतीय दंपति की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। होटल में ठहरने की दौरान पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मृतका के पति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि होटल स्टाफ ने समय पर मदद नहीं की और आपात स्थिति में कर्मचारी मौके से चले गए। उनका यह भी दावा है कि भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। घटना से आक्रोशित पति ने 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की अपील भी की है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और होटल प्रबंधन की ओर से फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत का सटीक कारण क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। बड़ा सवाल है कि क्या यह लापरवाही थी या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं, जिससे कुछ समय के लिए परिसर में तनाव का माहौल बन गया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी छात्र संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे गुटों की ओर से भी पलटवार के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा।
छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी छात्र संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया है। देखिए, कल रात को लेफ्ट की तरफ से एक मार्च निकला था। इनका 7-8 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। उस मार्च निकलने के बाद में इन लोगों ने जेएनयू का जो स्कूल एरिया है, जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, लैंग्वेज लिटरेचर की बिल्डिंग है, सोशल साइंसेज की बिल्डिंग है, इंटरनेशनल स्टडीज की बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग्स पे जाके पूरी भीड़, जो 300 से 400 के लगभग भीड़ थी, सबने नकाब पोस्ट थे, सबने मुंह ढका हुआ था अपना, लाठी डंडे लेकर, स्टिक लेकर वहां पहुंचते हैं स्कूल एरिया में। और स्कूल एरिया में पहुंचने के बाद उन रीडिंग रूम्स में जो छात्र पढ़ रहे थे उनको वहां से धमकाकर उठाया जाता है, भगाया जाता है कि आपको यहाँ नहीं पढ़ना, आप निकलिए, हम इसको ताला लगाएंगे। और जो लोग विरोध करते हैं उनको वो मारते हैं। इस तरह आतंक मचाकर पूरा इन्होंने स्कूल एरिया में हर बिल्डिंग पे इन्होंने ताला लगाया। हमारे पास सूचना मिली, हम लोग वहां पहुंचे तो जिस तरह से पूरा स्कूल एरिया में इन्होंने आतंक मचाया हुआ था, लाठी डंडे लहराकर ये लोग पूरा घूम रहे थे, धमका धमका कर सबको भगा रहे थे निकाल के हर स्कूल बिल्डिंग से। हमने उसको रोका, हमने बोला कि इस तरह से नहीं चलेगा, अगर छात्र पढ़ने आए तो पढ़ेंगे, आप पढ़ने से उनको नहीं रोक सकते। इसके विरोध में जब हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के बाहर बैठे थे, ये लोग 300 से 400 की भीड़ हमको मारने के लिए, पूरा एक मॉब लिंच करने के लिए दौड़ी। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए उस स्कूल में अंदर भागे, हमने अपने आप को ऊपर जाके बाथरूम में बंद किया। ये लोग पूरे 2 से ढाई घंटे तक गेट तोड़ते रहे। गेट तोड़ने के बाद हमारे साथी जो इनके हाथ लग गए, उनको एक एक छात्र को 150-150 की भीड़ ने मारा है, मॉब लिंच किया है, डंडों के साथ में, टुकड़ों के साथ में, जो भी इनके हाथ में जो स्टिक लेके घूम रहे थे, पूरी तरह से एक छात्र को 150 की भीड़ मार रही थी बुरी तरह से, जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया, गंभीर स्थिति उसकी नहीं हो गई। और उसकी स्थिति में छोड़ के लोग उसको वहां से भागे हैं। पूरी पुलिस वहां उपलब्ध थी, जेएनयू सिक्योरिटी वहां उपलब्ध थी, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की, सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहे। और छात्र, जेएनयू का छात्र पिटता रहा। किसने पीटा, उन नकाब के पीछे कौन लोग थे, जेएनयू के छात्र थे, जेएनयू के बाहर के थे, किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह का हिंसा का नंगा नाच जेएनयू में नक्सलियों ने रात को किया है, उनके असली चरित्र को दर्शाता है कि जिस तरह हिंसा में वो विश्वास करते हैं। अगर आप उनके विचार को नहीं मानोगे, उनके साथ शामिल नहीं होगे, तो आपको वो आतंक से डरा के धमका के उनके साथ लेके जाएंगे। जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथी 7 से 8 गंभीर चोटेल हुए हैं, सफदरजंग में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो आएंगे, उनकी एमएलसी के साथ हम इसकी फॉर्मल रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे पुलिस में। कल जो है जो तमाम वामपंथी संगठन है यहाँ पे जेएनयू में, उन्होंने एक कॉल दिया था साबरमती टी पॉइंट से लेकर के वीसी हाउस के घर तक मार्च का। मार्च करने के बाद ये लोग आते हैं तो ये जो संख्या होती है 300-400 की, वो नकाबपोश स्थिति में जो है स्कूल एरिया में घुसती है। और वहाँ पे स्कूल एरिया में जो कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ के स्कूल्स में रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, कॉमन रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, उनको जाकर के धमकाती है कि यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो तुम लोग को हम लोग मारेंगे। और जो ये नकाबपोश स्थिति में रहते हैं, इनके हाथ में हॉकी स्टिक रहता है, इनके हाथ में लोहे के डंडे होते हैं, इनके हाथ में चाकू होते हैं, इनके हाथों में पत्थर होता है। और वहाँ पे जो छात्र रीडिंग रूम से हटने के लिए इनकार करते हैं, उनके साथ ये लोग मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद से जो क्या होता है कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2-3 कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ भी ये लोग मार पिटाई करते हैं। जब हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, तो हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। और जो SIS लॉन में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट का एक तंबू गाड़ा हुआ है, वहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से नक्सली कैंपों में हथियारों का जखीरा रखा रहता है, उसी प्रकार से इनके तंबू में हॉकी स्टिक, लोहे के टुकड़े, तमाम तरह के जो डंडे और पत्थर जो है इनके तंबू में रखा हुआ है। और जब हम वीडियो बनाने का वहां प्रयास करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारे फोन स्नैच कर लिए जाते हैं, हमारे फोन जो है तोड़ दिए जाते हैं। 1-2 फोन जो है इन्होंने छीन करके रख लिया है। उसके बाद से जब हम SSS2 स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का दूसरी बिल्डिंग है, वहां पर जाते हैं, वहां के रीडिंग रूम में जाते हैं और इनका विरोध करते हैं, तो वहां पे ये 300 से 400 की संख्या में ये लोग आते हैं। हम लोग चूंकि 10-12 लोग रहते हैं, तो जब 400 की संख्या नकाबपोश, जिनके हाथों में चाकू है, जिनके हाथों में हॉकी है, जिनके हाथों में लोहे के डंडे हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके जो है हमारी तरफ फेंकते हैं, तो वहां से हम डर के मारे जो है कुछ स्टूडेंट दूसरी तरफ भाग जाते हैं और कुछ स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए उसी स्कूल के बिल्डिंग में
जाकर के छुप जाते हैं, वहां पे अपने आप को जो है वॉशरूम्स में बंद कर लेते हैं। एक कार्यकर्ता ऐसा होता है जो अपने आप को वॉशरूम में बंद करता है, उसमें क्या करते हैं कि ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर चला देते हैं। उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। वो बार बार मैसेज कर रहा होता है कि भैया आकर के मुझे बचा लो, 2 मिनट के अंदर आ जाओ, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। और जो ऊपर की तरफ जो कार्यकर्ता भाग करके गए रहते हैं या जो छात्र छात्रा भाग करके गए रहते हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पे वॉशरूम का ये लोग गेट तोड़ते हैं, वहां से कार्यकर्ताओं को निकाल करके 100-150 की संख्या में, चूंकि ये भीड़ इकट्ठी रहती है तो उनके साथ पिटाई करती है और उनको बुरी तरीके से ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, जिसमें जो है हमारे 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। 2-3 कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है जो अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। और वहां पे दिल्ली पुलिस भी SSS-2 के बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, वहां पे JNU सिक्योरिटी गार्ड भी SSS-2 के बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, लेकिन केवल और केवल मुखदर्शक बन के रहती है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के ही अधिकारी और कर्मचारी शराब के कारोबार में संलिप्त हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी पूर्ण शराबबंदी का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों की योजना में और सरकारों की नजरों के सामने ही शराब की तस्करी हो रही है। पटना में हुए डबल मर्डर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि माननीय विधायक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार का सुशासन पूरी तरह खत्म हो चुका है और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नरेंद्र मोदी तो अपने नंगा है तो दूसरे को क्या कहेंगे। चलो, नरेंद्र मोदी तो अपने नंगा है तो दूसरे को क्या कहेंगे। चलो, नरेंद्र मोदी तो अपने नंगा। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जबकि सदर बाजार दिल्ली कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल को भी सुबह करीब 8:30 बजे धमकी भरा मेल सूचना मिला। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची तथा एक फायर टेंडर तैनात किया गया। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि भी फिलहाल नहीं हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी फिर से एक बार तेज दिख रही है। अभिषेक रंजन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं है, यह केवल कागजों तक ही सीमित है और मुख्यमंत्री के अहंकार की वजह से सख्ती से लागू नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराब खोलने की वकालत नहीं कर रही है, लेकिन अगर कानूनी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा तो सरकार को इस पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि शराबबंदी के कारण प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। शराबबंदी आपको भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है। अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है, सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। इसीलिए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश के हितों को ताक पे रख के सीएम अपने डिसीजन को राइट करने में लगे हुए हैं। ज़रूरत है उसकी समीक्षा करने की और कहाँ कमियाँ रह गई थी उसे ठीक करने की। अगर शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है और जो लोग हैं, जो ड्रग्स का जो रैकेट फैल रहा है, कम से कम उससे तो प्रदेश का बचाव हो जाएगा। अब खबर पटना से। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में रविदास चेतना मंच के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वां राज्य स्तरीय जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाग लिया और गुरु रविदास के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके खिलाफ सजग रहने की जरूरत है।
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, जिससे लगभग 50,000 लोग नौकरियों से वंचित रह गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि रविदास, कबीर और अंबेडकर के विचारों को स्कूल सिलेबस में शामिल कराने के लिए दबाव बनाया जाएगा। महागठबंधन के समय 65% आरक्षण बढ़ाया गया था, लेकिन वर्तमान डबल इंजन सरकार इसे रोक रही है। समारोह में पूर्व मंत्री, विधायक और हजारों लोग शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता दल गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के अधिकारों के लिए ज्यादातर संघर्ष कर रही है। आप लोगों को वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल चंद वीरों का ही वो लोग काम करने का काम है। और उनका प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखने का काम किया, उस संविधान को ये लोग खत्म करें। उसी संविधान के तहत आप सब लोगों को वोट का अधिकार मिला था। अगर संविधान खत्म होगा तो वोट का अधिकार खत्म होगा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो किनको पूजने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं, ये आप सब लोगों को पता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो मांग रही श्री चंद्रराम जी ने सभी रविदास समाज की ओर से जो मांगों को रखा है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना, लोकधारा तंत्र जीती और जनतंत्र को इन्होंने मशीन और धनतंत्र बना करके रख दिया। इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन आज अपराध इतना बढ़ गया। अगर गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो FIR नहीं होता है तो झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता है, और अपराधियों को बचाने का काम ये सरकार करती है, संरक्षण देने का काम करती है। आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कागज पे शराब बनती है, और जेल जाता है केवल वही दलित समाज का लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है। कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। लेकिन आप लोगों को वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल चंद वीरों का ही वो लोग काम करने का काम है। और उनका प्रयास है। राजकोट नगर निगम ने शहर के जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जहां करीब 1492 मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। कई निवासियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं ही अपने घर खाली कर ढांचा हटा दिया, जबकि शेष संरचनाओं को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। राजकोट में चल रही इस कार्रवाई को लेकर डीसीपी जोन ए हेतल पटेल ने बताया कि तोड़फोड़ की प्रक्रिया सुबह से शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। पुलिस कमिश्नर की निगरानी में 7 निर्धारित जोन से लोगों ने 2 दिनों के भीतर सामान हटा लिया है। क्षेत्र में ड्रोन सर्विलांस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, सीआरपीएफ और क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। के अंदर जंगलेश्वर विस्तार में जो मेगा डिमोलिशन होने वाला था, वो सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। माननीय पुलिस कमिश्नर से की निगरानी हेठल यहाँ जो 7 जोन बनाए हुए थे, उसमें से 2 दिन के अंदर स्वयंभू बहुत सारे लोगों ने अपने सामान को खाली किया था। अपने जो भी मकान वगैरह थे उनको भी तोड़ा था, और बाकी के जो लोग हैं उसका भी सुबह से कामगिरी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सर, क्या कहीं पे कोई प्रोटेस्ट या ऐसी कोई घटना नहीं, अभी तक सुबह से कोई घटना सामने नहीं आई। हमारे ड्रोन सर्वेलेंस से लेके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी हमारे एक्टिव हैं, और हर एक हमारी SRPF और क्विक रिस्पांस टीम जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। तो पूरी कितनी फोर्स तैनात है? अभी 2500 से ज़्यादा जो जवान हैं यहाँ पे तैनात हैं, और 10 SRPF कंपनी यहाँ पे मौजूद है। राजकोट सिटी के अंदर जंगलेश्वर विस्तार में जो मेगा डिमोलिशन होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बात करेंगे मैक्सिको सिटी की। मैक्सिको में जारी हिंसक झड़पों के मद्देनजर भारतीय दूतावास मैक्सिको सिटी ने नागरिकों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। सुरक्षा चेतावनी में कहा गया है कि जैलिस्को, रेनोसा और नुएवा लियोन के कुछ क्षेत्र में सड़क अवरोध और आपराधिक गतिविधियां जारी हैं। नागरिकों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन
और आपात स्थिति में 911 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। हिंसा तब भड़की जब सेना की कार्रवाई में जेलेस्कू न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG के सरंगना नेमोशिया रोवेन उर्फ एल मंचो की मौत हो गई। CJNG मैक्सिको का एक शक्तिशाली और आक्रामक कार्टेल है जिसका नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों तक फैला हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।